आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, दुनिया भर में करोड़ों लोग अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनमें से एक ल्यूपस डिजीज है। हर साल ल्यूपस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 मई को मनाया जाता है। ल्यूपस डिजीज क्या है, ये शरीर के अंगों को कैसे प्रभावित करती है, इसकी वजह क्या होती है और इसका इलाज किस तरह किया जाता है, आइए जानते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की र्यूमेटोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार से। ल्यूपस लैटिन में उसका मतलब होता है वुल्फ यानी भेड़िया। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जो उनके पेशेंट्स होते हैं उनके फेस पे कुछ ऐसे रैशेज आ जाते हैं जिसकी जो एक अपीयरेंस देते हैं जैसे कि वुल्फ ने बाइट किया हो, तो इसलिए इसका नाम पड़ा ल्यूपस, और जिसे अब हम कह देते हैं सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस। यानी कि इस बीमारी में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं शरीर के बहुत सारे, उन पर असर आता है। सिस्टमिक डिजीज है, ये ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। और जो इसके मैनिफेस्टेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही डाइवर्स है, जिसमें मरीज बुखार के साथ प्रेजेंट कर सकता है, मुंह में छाले हो जाते हैं बार बार, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, धूप में जाने पर चेहरे पे चकत्ते हो जाते हैं, उनमें इचिंग होती है जिसे हम फोटो सेंसिटिविटी या फोटोडर्मेटाइटिस कह देते हैं, अंग के दूसरे भाग पे भी चकत्ते आ सकते हैं, इतनी थकान होती है और वो बेवजह होती है, रीजन नहीं पता चलता। और इसके अलावा जिन जिन ऑर्गन पर इस बीमारी का असर आता है उसके लक्षण आते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में गठिया हो जाना यानी कि आर्थराइटिस हो जाना, अगर किडनीज पे असर आ गया तो हिमेचूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड आना, प्रोटीन लूज करना यूरिन में, अगर लंग्स पे असर आया तो चेस्ट पेन होने लगता है पेशेंट को, आंतों पे असर आया तो पेट में दर्द हो जाता है और आंतें फट भी सकती हैं। इस बीमारी में बहुत सारी इमरजेंसीज हो सकती हैं जो पेशेंट कैन लैंड अप इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और बाद में पता चलता है कि ये ल्यूपस की बीमारी है। इस दिवस का मकसद ही ये है कि इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। दूसरी चीज, जब पता होगा और हम सस्पेक्ट करेंगे कि इस पेशेंट को ल्यूपस हो सकता है तो कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जांचें होती हैं। अगर हम बात करें रूटीन जांच की तो वो तो सारी बीमारियों में होती है। कह दिया कि देखते हैं, हीमोग्राम कर लिया, लिवर के फंक्शंस देख लिए, किडनी के फंक्शंस देख लिए, यूरिन एग्जामिनेशन कर लिया, क्योंकि ये मल्टी सिस्टम डिजीज है। जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस है वो कुछ ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं। एक नाम होता है ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, या एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA कॉम्प्लीमेंट्स। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड और ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, वो भी की जाती हैं इन मरीजों में। ऑटो एंटीबॉडीज का टेस्ट किया जाता है, उसमें अगर वो पॉजिटिव आती हैं, क्योंकि आजकल इतने सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं, फॉल्स नेगेटिव होने का या फॉल्स पॉजिटिव होने का खतरा बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है। तो हमें उन सब जांचों को कराने के बाद मरीज की डायग्नोसिस में आसानी होती है, क्योंकि जो काफी सारे मिमिक्स हैं जो इस बीमारी को, ल्यूपस को मिमिक करते हैं। ल्यूपस जैसे लक्षण, जैसे इवन कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि ल्यूपस लाइक इलनेस करती है, अनुवांशिक नहीं है, मदर से चाइल्ड में नहीं जाती है। और ये सच है कि ये जो बीमारी है वो महिलाओं में ज्यादा कॉमनली देखी जाती है, वो भी 15 से 45 वर्ष की उम्र के बीच में। लेकिन इससे ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये बीमारी जो मेल्स हैं उनमें नहीं हो सकती, या फिर जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनमें नहीं हो सकती। ये किसी भी उम्र में हो सकती है बीमारी, और किसी भी जेंडर में हो सकती है। जो ल्यूपस का इलाज है वो इंडिया में स्टेट ऑफ आर्ट है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में किसी भी कोने में है, उपलब्ध हैं। तो ये बीमारी पूरी तरह ट्रीटेबल है। तो ये मानना चाहिए, जैसे आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज की दवाइयां लेते हैं, वैसे ही इस बीमारी की भी कुछ दवाइयां हैं वो ली जा सकती हैं, एज लॉन्ग एज दैट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी सेल्फ इन्वेस्टिगेट ना करें, क्योंकि जो जितने भी ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं, और उसमें जैसे ANA की बात हम कर रहे हैं, वो नॉर्मल लोगों में भी पॉजिटिव हो सकता है। टाइटर्स होते हैं, जो इंटेंसिटी होती है, डिफरेंट
डायल्यूशंस में डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ पेशेंट्स में ये पॉजिटिव हो सकता है। और देखा गया कि जिनको कोविड हुआ था तो कोविड के दौरान भी बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडी पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनको ऑटो इम्यून इलनेस नहीं हुई थी। और रोज अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाता है तो दवाइयां बंद कर देता है और डॉक्टर के पास आना भी बंद कर देता है। फिर दोबारा जब उसको परेशानी होती है तब फिर डॉक्टर के पास आता है। तो मैं सबको कहना चाहूंगी, लिसनर्स को ये बताना चाहूंगी कि जो ये बीमारियां हैं, ये क्रॉनिक इलनेसेस हैं, हमें लगता है कि हमारी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चिंगारी लाइव रहती है और जैसे ही आप दवाइयां बंद करते हैं तो दोबारा से डिजीज फ्लेयर हो जाती है। और जितनी बार डिजीज फ्लेयर होगी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा उस बीमारी को कंट्रोल करना। तो अपने आप दवाएं बिल्कुल बंद ना करें और जैसे ही आपका डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए बुलाता है 3 से 6 महीने पर या उससे जल्दी या बाद में, आप जरूर डॉक्टर को रिपोर्ट करें। और एक बात कि जो इन्वेस्टिगेशन वो सब आपको सजेस्ट करते हैं, जैसे यूरिन एग्जामिनेशन या कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, वो जरूर करा के जाएं। ऑटो इम्यून डिजीज ल्यूपस पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की र्यूमेटोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार से। श्रोताओं, मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस यानी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नर्स के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थीं। नर्सेस के योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। क्यों मनाया जाता है नर्सेस डे, क्या है इसका इतिहास और महत्व, बता रही हैं नीतू मैत्रा। नमस्कार, मैं नीतू मैत्रा, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। आप सभी नर्सेस को मेरी ओर से हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे। इंटरनेशनल नर्सेस डे हम 12 मई को मनाते हैं। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जो कि मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर भी मानी जाती है। नर्सेस के योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। हम सभी नर्सेज ने यह वीक अपने अपने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में या जहां भी हम काम करते हैं मनाया होगा। इस दिन सब जगह नर्सेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, एप्रिसिएशन लेटर्स। ये दिन नर्सिंग कम्युनिटी के लिए खास होता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज हर साल एक थीम नर्सेज को डेडिकेट करते हैं। इस साल का थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, हमारी नर्सेज हमारा भविष्य। और इस साल विशेष रूप से फोकस किया गया है द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, देखभाल की आर्थिक शक्ति। दिस मीन्स ब्रिंगिंग अटेंशन टू द फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क दैट नर्सेज डू। नर्सेज आर्थिक रूप में हेल्थ केयर सिस्टम में कैसे सहायक? नर्स के द्वारा लिए गए कॉस्ट सेविंग मेजर्स जैसे प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, सही तरीके से दिए गए इलाज से हमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस या उपचार में जटिलताओं से बचाती हैं ताकि हमारा हॉस्पिटल स्टे कम हो सके। प्रिवेंशन ऑफ केयर प्रदान करने के द्वारा बीमारियों से बचाने के लिए हमें सही तरीके समझाती हैं ताकि हमें दोबारा हॉस्पिटल ना जाना पड़े और इससे रोगी के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, प्रिवेंटिंग मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड बाय इम्प्रूविंग पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्हीं सब कार्यों के द्वारा नर्सेज एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम और एक बेहतर सोसाइटी में योगदान देती हैं। सो इट्स टाइम वी ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट इन आवर नर्सेज। हमें नर्सिंग प्रोफेशन में निवेश करने की आवश्यकता है। निवेश नर्सिंग एजुकेशन को फंडिंग के द्वारा, ट्रेनिंग्स और बेहतर स्टाफिंग के द्वारा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके किया जा सकता है। एक सशक्त नर्सिंग कार्यबल या स्ट्रॉन्ग नर्सिंग वर्कफोर्स एक हेल्थ पॉपुलेशन का नेतृत्व करती है, जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायक है। एक हेल्दी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा सामर्थ्य या प्रोडक्टिव होता है, जो कम सिक लीव लेता है और इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनता है बाय पेइंग टैक्स। भारत में नर्सिंग देखभाल का आर्थिक प्रभाव और नर्सिंग में निवेश के सहयोग से हम एक एफिशिएंट और इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, जो रोगियों और समग्र सामाजिक कल्याण के लिए एक बेहतर परिणाम होगा। और आखिर में एक बार फिर आप सभी को इंटरनेशनल नर्सेज डे की शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे टू ऑल द नर्सेज। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर की चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नीतू मैत्रा को।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, फिजियोथेरेपी को हिंदी में भौतिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। फिजियोथेरेपी एक मरीज की गतिशीलता, कार्य और कल्याण को बहाल करने और बनाए रखने के लिए एक उपचार है। फिजियोथेरेपी शारीरिक पुनर्वास, चोट की रोकथाम और स्वास्थ्य और फिटनेस के माध्यम से मदद करता है। आज इस कार्यक्रम में हम फिजियोथेरेपी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत है परिसंवाद भौतिक चिकित्सा की महत्ता और उपयोगिता। प्रतिभागी हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपी, और डॉक्टर मनीषा रंजन, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपी। संचालन कर रहे हैं कमल किशोर। नमस्कार। जब कभी हमें चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो फिर हम सर्जरी कराते हैं और दर्द को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं या डॉक्टर की सलाह पर फिजियोथेरेपी करते हैं, जिससे काफी हद तक राहत भी मिलती है। लेकिन मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या और भी बीमारियां हैं जो कि फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती हैं, भौतिक चिकित्सा से ठीक हो सकती हैं। तो आज इन्हीं विषयों पर हम एक चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनीषा रंजन जी और डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी। आप एक सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो फिजियोथेरेपी है वास्तव में एक साधारण लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या है? फिजियोथेरेपी देखिए, बेसिकली अगर हम एक आम लैंग्वेज में ये कहें तो मूवमेंट लाना। पेशेंट डिसेबल हो गया है, इंजरी है, चोट है कोई, तो उसकी एक्टिविटी को, जिसे हम कहते हैं जो पार्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ का, कि अगर आप मूवमेंट में नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, तो आप कुछ नहीं हो। तो हमें उसको मूवमेंट में लाना, लोकोमोशन जैसे एक वर्ड होता है, चलने फिरने लायक बंदा होना। तो इसमें क्या एक सिर्फ मूवमेंट की बात करें या फिर फिजियोथेरेपी की बात करें तो इसमें और क्या क्या शामिल होते हैं? मनीषा जी। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे डे टू डे लाइफ को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। जनरली आजकल क्या होता है कि कॉमनली लेडीज जाती हैं पार्टीज में, हाई हील्स पहनती हैं। हाई हील्स की वजह से उनके बैक में पेन हो जाता है। उस बैक पेन को भी ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी की नीड होती है। अच्छा। हाँ, जो एल्डरली पीपल होते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है कि उनका बैलेंसिंग प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे जोड़ों के दर्द और सब कुछ उनके साथ होते हैं, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करती है। लेकिन जब फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो लोगों के मन में यही विचार उठता है कि फिजियोथेरेपी मतलब एक टिश्यू, एक मसल पेन को ठीक करना होता है। हाँ, अब जैसे उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ जी, बट ऐसा होता नहीं है। बेसिकली क्या है, बोन है, मसल्स हैं, न्यूरो के केसेस हैं, मेडिकल लाइन में है, पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के केसेस में है, ओल्ड एज के लोग हैं। फिजियोथेरेपी की एक बहुत बड़ा रोल है, वास्ट रोल है हमारे यहाँ। बट हमें देखना ये होता है कि हम किस लाइन में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब किसकी जरूरत है, उसके हिसाब से होता है। तो बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे कि फिजियोथेरेपी करते हैं आप मसल और बोन को ही नहीं बल्कि एक मेंटलिटी को भी चेंज करते हैं। आप बिल्कुल करते हैं, पॉजिटिविटी को लेकर के आते हैं। तो उसमें क्या व्यायाम और यानी कि एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी दोनों में क्या कुछ फर्क है या फिर इसी का एक पार्ट है? मेडिकल टर्म में एक्सरसाइज व्यायाम जो होता है उसमें हमारा क्या है कि हम केस टू केस डिपेंड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज करते हैं। बोन, जॉइंट और उसकी लोकेशन और स्थिति को देखते हुए उसको हम बोलते हैं। और जो योगा या व्यायाम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनका होता है आसन के रूप में होता है। बट हमारा जो फिजियोथेरेपी में होता है एक्सरसाइज, उसको हम स्पेशली जॉइंट और टिश्यूज प्रॉब्लम्स के हिसाब से करते हैं। हम एक्चुअली उसी मसल्स पे काम करते हैं। योगासन में सारे मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, एक साथ हो जाती है। बट हमारे जो होते हैं फिजियोथेरेपी में, अगर किसी को नेक पेन है तो हम नेक मसल्स पे ही वर्क करते हैं। और योगा में क्या होता है, ओनली स्ट्रेचिंग होती है। हम उनको स्ट्रेंथनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम उनमें ताकत भी डालते हैं ताकि वो प्रॉब्लम वापस दोबारा नहीं हो जल्दी। जी डॉक्टर साहब, और एक फिजियोथेरेपी में आजकल देखा जाता है कि फिजियोथेरेपी का मतलब ये होता है, लोग कहते हैं, मानते हैं कि वैक्स हीटिंग या फिर वाटर हीटिंग, क्या इसमें भी फिजियोथेरेपी का भी रोल होता है? ये पार्ट है। जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रोथेरेपी होता है, उसी का पार्ट है ये। उसमें हमारी वैक्स होती है, मूव की सिकाई जिसको हम जनरल भाषा में बोलते हैं। उसमें होता जनरली क्या है कि अगर कोई चोट इंजरी है, ज्वाइंट में स्टिफनेस है, कुछ भी है, तो हम उसमें देते हैं वैक्स की। उसका पर्पज यही होता है कि जो घाव, इन्फ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं, उस पार्ट होता है, स्वेलिंग है, लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए होता है। तो डेफिनेटली वैक्स देते हैं। और जो आप वाटर का कहते हैं वो भी एक पार्ट है, वो भी इलेक्ट्रोथेरेपी, वो भी फिजियोथेरेपी का पार्ट। अच्छा। जनरली हम घरों में भी बोल देते हैं कि सेका कर लो, पानी का सेका कर लो। जी हाँ, जी हाँ। तो सेम चीज है, बट ये थोड़ा सा एक रेशनलाइज वे में है, प्रॉपर एक साइंटिफिक वे में। जी डॉक्टर मनीषा जी, ये जो इलेक्ट्रोथेरेपी है ये क्या चीज है? इसमें भी ये भी क्या एक फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है? बिल्कुल। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम बहुत सारे मशीन्स यूज करते हैं, जैसे IFT हो गया, टेंस हो गया,
गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, शॉर्टवेव डायथर्मी हो गई, माइक्रोवेव डायथर्मी हो गई, लेजर ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोथेरेपी का एक पार्ट होता है। इससे जनरली जैसे अल्ट्रासोनिक से मसल्स को रिलीज करते हैं, IFT-10 से हम पेन को कम करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोथेरेपी का ही सारा पार्ट है। फिजियोथेरेपी का पार्ट इलेक्ट्रोथेरेपी है और इलेक्ट्रोथेरेपी हम यूज करते हैं अब जो पेशेंट होते हैं उनके मसल्स को रिहेबिलिटेट करने में और उनके मसल्स का पेन को कम करने में। तो डॉक्टर साहब, क्या इलेक्ट्रोथेरेपी किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट को ही दिया जाता है या फिर? बिल्कुल, हर कंडीशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। आप कह सकते हो कि मेडिसिन की जगह हम इलेक्ट्रोथेरेपी दे सकते हैं, मैं दूसरे टर्म में अगर बोल, प्लस एक्सरसाइज होती है, ये दो चीजें। डॉक्टर साहब, अभी आपने ये स्ट्रोक की बात की, तो डॉक्टर साहब इसमें स्ट्रोक वाली जो बात होती है जी, तो ये किसी को भी जब स्ट्रोक हो जाए उस दौरान दिया जा सकता है, उसके बाद दिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जनरली आप देखेंगे अगर स्ट्रोक किसी भी पेशेंट को होता है तो सेम डे डॉक्टर एडवाइस कर देता है कि आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दो। डिपेंड करता है स्ट्रोक का लेवल क्या है, एरिया क्या है ब्रेन में, उसके हिसाब से हम फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। जी, अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि योगा और एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, तो आजकल देखा जा रहा है कि भाई आपके मसल को ठीक करने का जो स्टिफनेस है उसको दूर करने के लिए योगा करो कहते हैं। आजकल की जो पोस्चर है, लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। 90% लोग इससे अफेक्टेड हैं, पुअर पोस्चर, दैट इज कॉल्ड पुअर पोस्चर। जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जो बैठ के काम है, कंप्यूटर वाले, लैपटॉप वाले जो काम करने वाले बच्चे हैं, सबको होना ही होना है इलाज में। इवन आप इसमें एज बार भी अब नहीं रह गया, आप छोटे से एज से बच्चे 10 साल से लेके 15 साल के बच्चे से लेके आगे कोई लिमिट नहीं, क्योंकि अब तो हर कोई जो है मोबाइल पे झुके रहता है, पोस्चर गलत होता है। बिल्कुल, पुअर पोस्चर आता ही, प्रॉब्लम शुरू ही वहीं से होती है सर। उसमें सर्वाइकल हो गया, बैक एक हो गया, सारा उसी से। जी, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं वो हेवी बैग्स लेके वो जाते हैं, वो उनका पोस्चर बिल्कुल ऐसे हो जाता है। उनके वजह से उनके हाइट में इशू आने लगी है कि बच्चों की हाइट ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है। और उनके भी नेक में, मैंने तो बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के भी नेक में पेन है, हम्प बना हुआ है। और मतलब आजकल जनरली IT प्रोफेशनल्स होते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाले, सब बैठे रहते हैं सारे टाइम। वो 8 आवर्स अगर उनका ऑफिस टाइमिंग है तो 8 आवर्स वो बैठे रहते हैं। उसमें भी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि आपको बीच में अपने पोस्चर को कैसे रखना है और बीच बीच में क्या स्ट्रेचिंग करनी है, कितनी मूवमेंट करनी है, मोबिलाइज करना है अपने आप को, कहाँ घूमना है, कितना टहलना है। डॉक्टर साहब, ये स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पोस्चर के विषय में? पोस्चर का बेसिक में मैं एक ही सलाह दूंगा, लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा फैक्टर है। आज की भागम दौड़ के लाइफ स्टाइल में आपको कुछ होश नहीं होता, हम कब कैसे कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रोल हमारा पोस्चर का है। अगर हम पोस्चर को करेक्ट कर लें, थोड़ा सा सिस्टम ले लें, एक फॉर एग्जांपल देता हूं, मैं सभी सेडेंटरी जॉब वालों को बोलता हूं कि एक फार्मूला अपना लो, 45 मिनट पे 2-4 मिनट का ब्रेक ले लो, आप थोड़ा सा वॉक कर लो 2 मिनट, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हल्की सी नेक की, कमर की कर लो, आप 70% अपनी प्रॉब्लम को बचा लोगे। जी, सर्वाइकल जो पेशेंट होते हैं या फिर स्पॉन्डिलाइटिस जो पेशेंट होते हैं, उनको क्या किस प्रकार की फिजियोथेरेपी आप देती हैं? जो नेक मसल्स, उसमें क्या होता है कि बहुत स्टिफ हो जाती है, जनरली स्टार्टिंग यहीं से होती है। उसकी वजह से पेन बहुत रेडिएट करता है, कई लोगों को हाथों में करता है, कई लोगों के सिर पे जाता है। आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने देखे हैं जो कि उनमें कहते हैं कि माइग्रेन हो गया, बट वो पहले वर्क नहीं करते नेक मसल्स पे। अगर वो नेक मसल्स को पहले रिलीज करें, जो हमारा फिजियोथेरेपी से है, हम पहले उसको रिलीज करते हैं, नेक मसल्स को रिलीज करते हैं अपने इलेक्ट्रोथेरेपी से, अल्ट्रासोनिक एंड IFT के थ्रू और हीटिंग के थ्रू। उसके बाद फिर हम उसको स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, एक्सरसाइज करा के उसको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो दोबारा नहीं हो। और फिर हम उसको फ्यूचर के लिए एक्सरसाइज बताते हैं कि आपको फ्यूचर में ऐसा एक्सरसाइज फॉलो करना है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों में खासकर देखा जा रहा है कि पार्किंसन डिजीज के विषय में हम अगर बात करें तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है? पार्किंसन एक बड़ा ही कह सकते हैं खतरनाक डिजीज है और इसका एक वर्ड होता है प्रोग्रेसिव डिजीज, इसको हम बोलते हैं। धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है एज के हिसाब से, ये ठीक जल्दी नहीं होती है। बहुत कम चांसेस मैंने देखे अपनी लाइफ में कि 1-2 केसेज इनिशियल स्टेज में ठीक हो जाता है। लेकिन कांस्टेंट हो सकता है फिजियोथेरेपी से? उससे बस यही होता है कि हम बचाव कर लेते हैं, प्रिवेंशन उसको कहते हैं, कि जैसे कॉन्ट्रेक्चर वगैरह डेवलप करते हैं, स्टिफनेस वगैरह होती है, वो चीजों को हम बचा लेते हैं, तो उसकी लाइफ ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरा, इसका बहुत तगड़ा रोल एडवांस स्टेज में आपके चेस्ट में ब्रीदिंग उस पर पड़ता है, तो उसको हम अगर एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहते हैं तो पेशेंट की लाइफ काफी हद तक बहुत अच्छी हो जाती है और थोड़ी सी उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, स्ट्रोक की बात करें, स्ट्रोक में क्या उसको उसी वक्त फिजियोथेरेपी करना चाहिए? बिल्कुल सर,
इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही होता है, एक अर्जेंट जो इमरजेंसी होता है वो डॉक्टर्स उसको देखते करते हैं, उसके बाद तुरंत उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। आजकल तो आईसीयू में ही आईसीयू में स्टार्ट हो जाते हैं 48 आवर्स के अंदर, जैसे स्ट्रोक आया और 48 आवर्स के अंदर फिजियोथेरेपी स्टार्ट, यानी कि बहुत बड़ा रोल होता है। ओल्ड एज में आप देखोगे तो जो पार्किंसन है या ये जैसे ये निमोनिया के हैं पेशेंट, उनका होता है, उनको बुलाते हैं उनके लिए। तो आईसीयू में पेशेंट मेरे मोस्टली पेशेंट स्ट्रोक के ही हैं। जी डॉक्टर साहब कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो है बहुत बड़े होने के बाद भी, यानी कि काफी लंबी उम्र के बाद में भी चलना फिरना उनका मुश्किल होता है, तो क्या फिजियोथेरेपी भी इसके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल्स हैं, सीपी वगैरह जैसा हमने बताया आपको, उस केस में तो फिजियोथेरेपी और इसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम टाइम से न जाए, जनरली मैंने एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे होता है घरों में होता है, लोग कह देते हैं बच्चा चल नहीं रहा है अभी, अरे बड़ा होगा चल लेगा, अभी टाइम कितना होगा। बट कई बार ऐसा होता है, डिलेड माइलस्टोन बोलते हैं हम उसको। उसमें होता क्या है कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, उसके चलने फिरने हर चीज का एक टाइम फिक्स होता है। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली माता पिता को मैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ, डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए और तुरंत एक्टिवेट हो जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जो कोविड का टाइम आया था, बच्चे जनरली घर में रहे, बाहर कहीं खेलने नहीं गए, उसमें उनकी मसल्स बहुत स्टिफ हुई, विटामिन D3 का लेवल बहुत लो हुआ, और बच्चों को मैंने अभी 3-4 केसेस में अभी देख रही हूँ, नॉकनीज के केसेस आए हैं, तो उस केस में भी फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल है। तो कई बार देखा जाता है बच्चों में जो कई बार विकलांगता होती है, उसमें भी ये सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल सहायक सिद्ध होते हैं। बहुत सारे केसेस में रिहैबिलिटेशन उसी को कहते हैं, हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं। जैसे बच्चा जो बार बार मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, या कोई बच्चे होते हैं जिनकी रिकरिंग मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें भी रिहैबिलिटेशन थेरेपी बहुत हेल्पफुल है जी। कि उसको हम कुछ रख के, सामान रख के उसको बार बार वो चीज सिखाते हैं कि आप करो ये चीज को। जी। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि क्या हम फिजियोथेरेपी कराएंगे तो हमें दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, ये क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे मतलब जो छोटे छोटे केसेस हैं उसमें तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन जब बहुत पुरानी बीमारी कोई है तो फिर उसमें दवाई की जरूरत पड़ती है। साथ साथ एकदम शुरुआती स्टेज में फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, सर्वाइकल के केस में मान लीजिए, तो आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एलोपैथिक दवाइयों से भागते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। जब भी हम ये दवाइयाँ यूज नहीं करते हैं उसके बाद में क्या इसका जो ड्यूरेशन वगैरह सब होता है, जो दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन होता है, वो एक सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, वैसे जनरली कितने दिन तक लेना चाहिए? डिपेंड करता है केस पे। मैंने बताया बढ़ जाता है थोड़ा सा वो। अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो जनरली थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी होगी। कोई स्टिफनेस आई है, इनएक्टिव बच्चा, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, बच्चा है इनएक्टिव हो जाता है, आप भी हो, पुअर पोस्चर की वजह से इनएक्टिव हो गया, एक तरीके से आपकी मूवमेंट वो नहीं हो रही, स्टिफनेस आ गई, तो हम फिर मॉडलिटीज देख के सारा ट्रीटमेंट करके उसके बाद एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन सारी देते हैं, तो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ता बट 100% क्योरेबल है। 100% क्योरेबल है अगर एक्यूट कंडीशन है, इनिशियल स्टेज है तो। अगर क्रॉनिक है तो डेफिनेटली हमें थोड़ी सी मेडिसिन भी एडवाइस करनी पड़ती है, अदरवाइज मेडिसिन की जरूरत हम करते ही नहीं। 99% आप कायदे में कहा जाता है वी आर नॉट अलाउड, बट हम दे सकते हैं, ऐसा फाउंडेशन भी नहीं है। एक पेन किलर सिंपल सा दे देते हैं कि भाई पेशेंट इतना पेन में आता है, इतनी उसको प्रॉब्लम होती है तो उसको लगता है थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, बट एडवाइस यही करते हैं पेन किलर नहीं लेना है आपने, आप डेली एक्सरसाइज करो, इसका ध्यान रखो, ठीक हो जाओ। जी डॉक्टर साहब क्या इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी होता है क्या? नहीं, कोई साइड प्रकार का कोई, तभी तो पेशेंट आते हैं ना। इसीलिए एलोपैथ और फिजियोथेरेपी में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डिपेंड करता है ड्यूरेशन, महीने से लेके 1 साल भी चलता है ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब महिलाओं में भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो फिजियोथेरेपी, और उसमें किस किस प्रकार की समस्या होती है? बहुत सारी हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले आप बातें कर रहे थे कि जैसे हाई हील्स पहनती है महिलाएं, तो उसमें जो कमर का दर्द होता है और जो पोस्चर होता है उसकी वजह से भी होता है, तो इसमें किस प्रकार से फिजियोथेरेपी मदद करती है? इसमें हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करते हैं, क्योंकि वो पेन जनरली हाई हील्स पहनती हैं तो उनका जो गेट पैटर्न होता है, चलने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से बैक मसल्स में स्टिफनेस आती है और वो पेन फिर एग्रीवेट करके पैर में भी चला जाता है। रेडिकुलोपैथी होती है, पूरे पैर में नीचे लेग तक जाता है। उसमें बहुत बार ऐसा होता है जो बहुत रेगुलर पहनने वाली हैं कि उनकी कोई नर्व की कंप्रेशन भी आ जाती है मसल स्टिफनेस की वजह से, तो उस केस में हम इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं पहले, क्योंकि हमारा सबसे पहला ये चीज होता है कि सीवियर पेन में हम एक्सरसाइज साथ साथ नहीं कराते
हैं। तो जब इलेक्ट्रोथेरेपी से जैसे ही मसल रिलैक्स होता है, फिर हम उनके मसल्स पे वर्क करना शुरू करते हैं और वो पेशेंट जनरली रिलीफ मिल जाता है उन लोगों को। दूसरी चीज ये है कि जो आजकल प्रेगनेंसी होती है उसमें भी एंटीनेटल और पोस्टनेटल, उसमें भी ये भी फिजियोथेरेपी होती है। जब जो लेडीज होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उस समय भी एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी कोर मसल्स को, विजाइनल मसल्स को टाइट करने के लिए, बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं। और उसके बाद जब आफ्टर डिलीवरी, उसके बाद भी अगर बाई चांस सी सेक्शन हो रहा है तो सी सेक्शन के बाद भी पेशेंट को हम फिजियोथेरेपी कराते हैं ताकि उनका बैक मसल स्ट्रांग हो। और फिजियोथेरेपी से बहुत सारे ऐसे केसेस हम जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज कराते हैं तो सी सेक्शन के चांसेस कम होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस तब ज्यादा होते हैं क्योंकि हम उनको मोबाइल करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर डिलीवरी के बाद में ये फिजियो जरूरी है? ये आजकल सी सेक्शन के बाद तो गायनी ही लिख दे रही है कि फिजियोथेरेपी 2-4 सेशन आप करवा लीजिए। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास, मेरे यहाँ खुद इतनी लेडीज आई हैं, आप बिलीव नहीं करो, क्योंकि वो वेट ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान 9 to 10 kg 12 kg बढ़ जाता है। जी। तो उनको बहुत जरूरत भी है, तो एडवाइजेबल भी है और आते भी लोग। जी डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में एक प्रश्न ये हो रहा है कि जब हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, लोग एक जनरली बात करते हैं फिजियोथेरेपी की, तो मसल की बात होती है, टिश्यूज की बात होती है। डॉक्टर साहब, कई बार जलन होती है ना, कि जल जाते हैं लोग, उसके बाद में मसल्स या टिश्यू जो है वो बदलते हैं, तो क्या उसमें भी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है? बहुत जरूरत है सर। अगर है तो उसमें सबसे पहले तो हमारा स्ट्रेचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी ज्वाइंट पे अगर जल गया कहीं हुआ तो हम स्ट्रेचिंग देते हैं, अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट देते हैं जी, और उसके बाद एक्सरसाइज होती है। जैसे कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि चोट लगने के बाद में, एक्सीडेंट के बाद में फिजियोथेरेपी का कितना रोल होता है? होता ही है कि उसमें कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, मस्कुलर इंजरी हो सकती है, लिगामेंट इंजरी हो सकती है, फिर उसके बाद उसकी सर्जरी होती है। तो डेफिनेटली पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई स्टिफनेस है, सर्जरी हुई है, तो हम उस ज्वाइंट को ट्रीटमेंट देंगे, इलेक्ट्रोथेरेपी देंगे और एक्सरसाइज करेंगे, मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग बेसिक रोल होता है। क्योंकि वो बेड रिडन होता है, उसको तो सबसे बड़ा रोल हमारा ही उस दौरान होता है कि हम कैसे उसको फंक्शनली एक्टिव करें और उसको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए करें, सेट करें। एक्चुअली क्या होता है, सर्जरी में सारा ज्वाइंट जो होता है स्टिफ हो जाता है। अगर किसी सर्जन ने जैसे बताया कि ज्वाइंट की सर्जरी हुई या कोई भी लेगामेंट की सर्जरी हुई, तो वो लेगामेंट की वजह से, जैसे नी की हम बात करते हैं, तो ACL PCL कोई भी लेगामेंट की अगर रप्चर हुआ, सर्जरी करे ऑर्थो वाले ने, तो उसपे जब भी बांधा कुछ भी, तो उससे वो स्टिफ हो गया। स्टिफ होने के बाद उन्होंने तो खोल के हटा दिया, बट वो पेशेंट अपने आप उसको सीधा नहीं कर सकता। उसको हम एक प्रॉपर फोर्स देकर और प्रॉपर स्ट्रेचिंग, सर ने बताया भी, स्ट्रेचिंग करा के, मोबिलाइजेशन करा के, फिर हम उसको पेशेंट को पूरा स्ट्रेंथन करा के उसको उसके मूविंग करनी शुरू। यानी कि फिजियो का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। और एक जगह और रोल है सर जी, ओल्ड एज में बहुत बड़ा रोल होता है। जी हाँ, उनको एक्टिव बनाना और उनको इंडिपेंडेंट बनाना, बेसिक रोल यही है उनका। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हम आप दोनों से एक संदेश चाहेंगे कि फिजियो का क्या रोल होता है और फिजियोथेरेपी किस प्रकार हमारे जीवन शैली को बदल सकता है। बिल्कुल, मैं इतना ही कहूंगा कि फिजियोथेरेपी का रोल आज हमारी लाइफस्टाइल में क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी गड़बड़ होती है या कहीं से डाउन हो रही है, तो फिजियोथेरेपिस्ट ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सेट कर सकता है। उसके साथ साथ इनकॉर्पोरेटली आप उसमें ये भी देखें कि आप इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशली वेलबींग अगर आपका होना है अच्छा, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल। फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि सब कुछ चाहिए, लेकिन मेरा तो एक खास संदेश है लोगों को कि अगर कोई भी पेन होता है तो उसको इग्नोर नहीं करे। मसल से रिलेटेड अगर कोई पेन हो रहा है, जॉइंट से रिलेटेड कोई पेन हो रहा है, तो उसको दवाई खाकर उसको सप्रेस करने की कोशिश करने के बदले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, उसको दिखलाएं कि हाँ ये मुझे पेन हो रहा है, और उसके बाद वहाँ 2-4 सिटिंग लेके देखें, डेफिनेटली उनको आराम आएगा और जो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा जो वो बिल्कुल इम्प्रूव करेगा। यानी कि लाइफ स्टाइल हमें चेंज करनी है तो फिजियोथेरेपी को हमें महत्व देना पड़ेगा। महत्व देना पड़ेगा और अपने लाइफ स्टाइल में इसको भी इंक्लूड करना होगा। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि बिना किसी ऑर्थो के या बिना किसी के लिखे हुए, प्रिस्क्राइब किए हुए हम फिजियो के पास नहीं जा सकते। ऐसा बहुत बड़ा मिथ है ये। आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। चलिए, आप हमारे पास डायरेक्ट ही आए हैं, हम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सारी जानकारियां दी। थैंक यू।
भौतिक चिकित्सा की महत्ता और उपयोगिता। अभी आप सुन रहे थे ये परिसंवाद। प्रतिभागी थे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपी, और डॉक्टर मनीषा रंजन, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे कमल किशोर। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।